सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। ओके सो गाइस, इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फोर्थ चैप्टर 11th क्लास के फिजिक्स का, महाराष्ट्र बोर्ड का। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? फोर्थ चैप्टर के नाम क्या है? लॉज ऑफ मोशन। इसके पहले वाला जो चैप्टर है उसका नाम था मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन। अब हम लोग देखेंगे मोशन के जो लॉ है ना, वो हम लोग इसके बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन कुछ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है जो कंटिन्यूअस चेंजेस इट्स पोजीशन, मतलब कि यहाँ से चला, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से, फिर यहाँ पे, यहाँ से, फिर यहाँ पे, यहाँ से, यहाँ से, फिर यहाँ, ऐसा चलते गया, मतलब कहीं पे चेंज हो रहा, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा, इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। तो उसको क्या बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट या ये बॉडी या जो ये पार्टिकल ये इन अ मोशन में है। ठीक है, मोशन में, एट रेस्ट पे नहीं है, क्योंकि रेस्ट का मतलब क्या होता है? रुका हुआ, यहीं पे है तो यहीं पे है। लेकिन अगर वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ अपनी जगह को चेंजेस करता है, जैसे क्लास में हम लोग देखे होंगे कोई कोई बच्चे अपनी जगह हर दिन चेंज करते रहते हैं, तो लोग क्या मोशन करते रहते हैं। ठीक है, और कोई कोई स्टैटिक, मतलब वहीं पे बैठा तो वहीं पे बैठा। ठीक है, तो मोशन इसको बोलते हैं, जो अपनी जगह को चेंज करता है जो ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलेंगे? दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ओके, और क्या देखो, मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूं, अभी मेरा थर्ड ईयर है, सॉरी थर्ड ईयर बोल रहा हूँ, मेरा ये फाइनल ईयर है। ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स वो होता है कि जो सबसे पहले ये क्या है, मैकेनिक्स कहाँ से आई है? बायो से आया, मैथ्स से आया, केमिस्ट्री से आया? नहीं, ये कहाँ से आया? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। देखो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ मोशन। क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या बात करें? मोशन। मोशन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह, मतलब अपनी जगह को जो चेंज करता है, उसको क्या बोलते हैं? इट इज़ सेड टू बी मोशन। अब वही मोशन हम लोग फिजिक्स में जो देखते हैं उसको क्या बोलेंगे? डील्स विद द मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। जो मोशन के बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे ना, उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। ठीक है, अब देखो मैकेनिक्स के दो ब्रांचेस हैं। जैसे देखो साइंस के कितने ब्रांच हैं? 4 ब्रांच, मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। वैसे ही 2 ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। क्या है 2 ब्रांचेस? पहला क्या है? स्टैटिक्स। दूसरा क्या है? काइनेटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स पहला क्या है? स्टैटिक्स। ठीक है, सेकंड क्या है? काइनेटिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक का मतलब ही समझ लो एट रेस्ट। क्या? एट रेस्ट, जो जगह, जो अपनी जगह पे रहता है, जो जगह चेंज नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक। तो देख लो यहाँ पे डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस फोर्सेस। मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। याद हो गया? ठीक है, सेकेंड, इट डील्स विद द एक्चुअल मोशन। तो जो चीज़ एट रेस्ट में नहीं है, जो चीज़ मोशन में है, उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स में भी 2 टाइप है। काइनेटिक्स में भी 2 टाइप है, एक है काइनेमेटिक्स और एक है डायनेमिक्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, काइनेमेटिक्स क्या होता है देख लो। इन काइनेमेटिक्स वी डिस्क्राइब वेरियस मोशन विदाउट डिस्कसिंग देयर कॉज। इसको समझाने के लिए मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को? देखो एकदम ईजी तरीके से बताता हूँ। ऐसा मोशन जिस मोशन में किसी को कॉज ना हो, मतलब किसी को कुछ क्या बोल सकते हैं, हार्म ना हो, किसी को कुछ मतलब फ़र्क ना पड़े, जिसको बोलते हैं उर्दू में अगर मैं बोलूँ तो जिसको किसी पे फ़र्क ना पड़े। जैसे कि डिस्टेंस, अगर कोई चीज़ यहाँ से चल के यहाँ पे गई तो किसी को इसका में कॉज है क्या? नहीं कॉज है, क्योंकि वो तो अपनी जगह चेंज कर रहा है, तो उसमें कॉज नहीं है। तो उसका क्या बोलेंगे? फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ये कैसे है? काइनेमेटिक्स, जिसकी वजह से कोई कॉज नहीं होता। अब डायनेमिक्स समझते क्या है? इन डायनेमिक्स वी डिस्क्राइब द मोशन अलॉन्ग विथ इट्स कॉज। अब इसके अंदर कॉज रहेगा। क्या कॉज रहेगा? देखो सिंपल, फोर्स विच इज़ फोर्स एंड टॉर्क। अगर मैं किसी इंसान को अगर धक्का मारूं, ऐसा धक्का मारूं, तो उसको कॉज होगा ना, उसको लगेगा कुछ, लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर मैं किसी को चमाट मारूं या धक्का मारूं तो उसको बुरा लगेगा, कॉज होगा उसको।
तो फोर्स क्या है, फोर्स से मारते हैं ना हम लोग, कोई भी किसी को चमाट मारते हैं, किसी को मारते, ठीक है, मारना लड़ना ये सब गलत चीज़ें, तो मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। तो जब हम लोग किसी को फोर्स लगाते हैं तो वो कॉज होता है, ठीक है, जब उसको कॉज हो रहा है तो फोर्स इज अ डायनेमिक्स क्वांटिटी। ओके, समझ में आया, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स ऐसा चीज़ जिसके अंदर कॉज हो, जिसमें किसी को करने पे अपने को कुछ उसको फ़र्क पड़े, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉज। तो उसका एग्जांपल क्या है, उसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मोमेंटम, फोर्स, एनर्जी, पावर एक्सेट्रा, ये सब एक ही चीज़ है। समझ में आई ये, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मोशन। मोशन के अभी हम लोग देखें कि हम लोग क्या देखें, मैकेनिक्स का देखें ना, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे मोशन। अब मोशन में कितने मोशन है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है, सिंपल, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पे गया तो लीनियर पे गया, ऐसा गया तो लीनियर गया, ए से सपोज करो बी पे गया, तो इस मोशन को क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन, ठीक है। लीनियर मतलब एक्स या तो फिर वाई, दोनों में से, ठीक है। लीनियर मोशन क्या है देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यू, ठीक है, यू। इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, यू। यू इनिशियल वेलोसिटी मे बी ज़ीरो और नॉन ज़ीरो, समझ में आ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी मे बी ज़ीरो और नॉन ज़ीरो। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज ज़ीरो, अगर सपोज करो u इज ज़ीरो, एक्सेलरेशन इन एनी डायरेक्शन विल रिजल्ट इनटू अ लीनियर मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी या u इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्सेलरेशन इन एनी डायरेक्शन, कोई से भी डायरेक्शन में, विल रिजल्ट इनटू अ लीनियर मोशन, तो इससे ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन, जिसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन इन एनी डायरेक्शन विल रिजल्ट इनटू अ लीनियर मोशन। समझ में आया, ठीक है। सेकंड केस क्या है, इफ इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू इज नॉट ज़ीरो, मतलब u इज नॉट ज़ीरो। पहले केस में क्या हो रहा था, u इज इक्वल टू, पहले केस में क्या होता है, u इज इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, u इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या होगा, u इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इज नॉट ज़ीरो, द एक्सेलरेशन मस्ट बी इन लाइन। अब एक्सेलरेशन कैसे रहेगा, लीनियर में नहीं, कैसे रहेगा, लाइन में रहेगा, विद द इनिशियल वेलोसिटी फॉर रिजल्टेंट मोशन टू बी लीनियर। अब इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर मोशन। अब हम लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन। सिंपल, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट ज़ीरो, अगर इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट ज़ीरो मतलब नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एंड एक्सेलरेशन इज थ्रू आउट द परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, द रिजल्टेंट मोशन विल बी सर्कुलर, ठीक है। जो सर्कुलर होता है ना उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन का ये डेफिनेशन है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिजिक्स में कुछ कुछ चीज़ें याद करने का है, कुछ कुछ चीज़ें समझना है, ठीक है। थर्ड थर्ड क्या है, पैराबोलिक मोशन। पैराबोलिक मोशन मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े। पैराबोला कैसा होता है, देखो, लीनियर कैसा होता है, ऐसा ए से बी। सर्कुलर कैसा होता, ठीक है। पैराबोला कैसा होता, समझ में आया, ठीक है। इसको ही हम लोग पैराबोला भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट and initial velocity is not in line with the acceleration, the motion is parabolic, ठीक है। पैराबोलिक मोशन होने के लिए क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, देखो ये एमसीक्यू में पूछता है, ठीक है, सीटीयूटी में। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इनिशियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, इज नॉट इन लाइन, इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन की लाइन में नहीं रहेगा, ठीक है। द मोशन इज पैराबोलिक। एग्जाम्पल, ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे कि मैंने बता चुका हूँ, पैराबोला मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। फिर फोर्थ है, वो फोर्थ कुछ काम का नहीं है बट फिर भी टेक्स्ट बुक में दिया इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अदर कॉम्बिनेशन ऑफ यू एंड वी विल रिजल्ट इन टू डिफरेंट मोर कॉम्प्लिकेटेड मोशन, मतलब यू और ए अब डिफरेंट मोर मतलब कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, अदर मोशन, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड मोशन, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का, जिसका नाम है एरिस्टोटल्स फॉलेसी।
ये एक साइंटिस्ट है, इस साइंटिस्ट का नाम क्या था, एरिस्टोटल फॉलेसी। इन्होंने क्या बताया था, देखो, इट स्टेट दैट एन एक्सटर्नल फोर्स, बाहर का फोर्स, इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट, सपोज करो मैंने इसको बॉल को यहाँ से ऐसा फेंका, ठीक है, ऐसा फेंका, अब वो बॉल कब तक चल जाएगी, जब तक कि जो मैंने फोर्स लगाया वो फोर्स जब तक कि ज़ीरो ना हो जाए तब तक वो चल जाएगी। अगर उसको कंटिन्यूस फोर्स मिलते गया, अगर सपोज करो मैंने इसको यहाँ से फेंका, फिर आगे जाके किसी ने उसको पकड़ के और फिर फेंका, फिर तीसरा आगे जाके और पकड़ के फेंका, तो उसको कंटिन्यूस एक्सटर्नल फोर्स मिलते जा रहा। एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो वो यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यूस आगे बढ़ते ही जाएगा। जैसे मैंने फिर से फेंका, फोर्स लगाया, फिर सेकंड वाला आया, उसने भी फोर्स लगाया, थर्ड वाले ने फोर्स लगा, फिर वो आगे मोशन करते जाएगा। और अगर मैंने एक बार फोर्स लगाया और फिर छोड़ दिया तो वो मोशन नहीं होगा, फिर वो आगे जाके कुछ टाइम्स के बाद वो आगे जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो कोई भी बॉडी को अगर मोशन में रखना है हमेशा, तो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। देखो, एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। कौन बोला ये हमारे महान साइंटिस्ट जिसका नाम है एरिस्टोटल्स फॉलेसी। ठीक है, अब इन्होंने जो बोला, करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू एरिस्टोटल्स फॉलेसी वाज फर्स्ट गिवन बाय गैलीलियो। ठीक है, ये क्या बता रहे हैं कि एरिस्टोटल फॉलेसी जो बताया ना, वो उसको करेक्ट किया, मतलब कि ये करेक्ट था लेकिन उसको और अच्छे से करेक्ट किया। किसने करेक्ट किया, वॉज फर्स्ट गिवन बाय गैलीलियो। ये भी एक साइंटिस्ट है, गैलीलियो ने एरिस्टोटल्स का ये जो स्टेटमेंट है उसको करेक्ट किया। ठीक, क्या किया, उसको करेक्ट किया। फिर उस गैलीलियो ने जब करेक्ट किया तो उस चीज़ को बताने के लिए न्यूटन, एक साइंटिस्ट है, उसने उस जो भी रिसर्च की है वो उसने बताया, न्यूटन ने बताया। मतलब काम किसने किया, गैलीलियो ने, लेकिन बताया किसने, न्यूटन ने। ठीक है, तो पढ़ता हूँ मैं, देखो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू एरिस्टोटल्स फॉलेसी वॉज फर्स्ट गिवन बाय गैलीलियो। मतलब कि इसको करेक्ट किसने किया, गैलीलियो ने। किसको करेक्ट किया, एरिस्टोटल को। विच वॉज लेटर यूज्ड बाय न्यूटन। अब इसको किसने यूज़ किया, न्यूटन ने यूज़ किया इन फॉर्मुलेटिंग लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का 3 लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या किया, गैलीलियो का मेथड ही यूज़ किया और उसको फॉर्मुलेट किया और उसने बना दिया लॉ ऑफ मोशन। तो किसने बनाया लॉ ऑफ मोशन, एक्चुअल में किसने बनाया था, एरिस्टोटल, लेकिन उसको करेक्ट किसने किया, गैलीलियो ने, और उसको एक्सप्लेन किसने किया, न्यूटन। समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहे हैं, सब एक दूसरे का चोरी कर रहे हैं। ठीक है ओके, तो अब गैलीलियो का भी देख लेते हैं क्या बोला गैलीलियो ने। गैलीलियो शो दैट all the objects stop moving because of some resistive or opposing forces like frictional, viscous, drag etc. तो एरिस्टोटल ने क्या बोला था कि कोई भी बॉडी को अगर मोशन में रखना है, कंटिन्यूस यूनिफॉर्म मोशन में रखना है, तो उसको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा हम लोग को। गैलीलियो क्या बोल रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रुक जाता है जब हम लोग उसको फोर्स देते हैं, फिर उसके बाद वो रुक जाता है। वो क्यों रुकता है वो बता रहे हैं, बिकॉज ऑफ सम रेजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स। मतलब कि उसको कोई अलग से फोर्स, रेजिस्टिव जिसको बोल सकते हैं, या अपोजिंग फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, या फ्रिक्शनल फोर्स बोल सकते हैं, या विस्कोस ड्रैग फोर्स बोल सकते हैं, वो उसके ऊपर लग रहा है, उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट रुक जा रहा है। ये किसने बताया, गैलीलियो ने। ठीक है, थस इन रियलिटी फॉर एन uninterrupted मोशन ऑफ अ बॉडी एंड एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। मतलब कोई भी फोर्स का अगर, कोई भी बॉडी को अगर मुझे रोकना है मोशन में, तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर ओवरकमिंग दिस अपोजिंग फोर्सेस। तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि मुझे मोशन, बॉडी को मोशन में रखना है। मोशन में क्यों रखना है, क्योंकि अगर मैं मोशन में नहीं रखूँगा तो जो रेजिस्टिव फोर्स है वो उसको रोकेगा, मोशन को रोकेगा। अब मोशन को रोकने के लिए कौन रोक रहा है, ये सेकंड गैलीलियो का स्टेटमेंट। बट उसको अगर मोशन में मुझे रखना है तो मैं क्या करूँगा, एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा ताकि वो मोशन में रहते रहे। ठीक है, में रहते रहे। समझा ये एक्सप्लेनेशन? अगर नहीं समझे तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देखो, आप लोगों को समझेगा।
ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, एक बार मैं फिर से सरसरी बता देता हूँ। देखो क्या हुआ था पता है, एरिस्टोटल ने बताया कि मुझे कोई भी बॉडी को अगर मोशन में रखना है तो मुझे कंटिन्यूस एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। अगर कोई भी बॉल को अगर मैं फेंका तो उसको मेरे को कंटिन्यूस एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, तभी वो मोशन में होगा। फिर उसको करेक्ट किसने किया, गैलीलियो ने। और उसको करेक्ट करके किसने उसको यूज़ किया, न्यूटन ने। समझ में आई ये कहानी, ये पैराग्राफ का मतलब। थर्ड, गैलीलियो ने क्या किया, उसने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट को स्टॉप होता है, जो ऑब्जेक्ट स्टॉप होता है ना, एक्सटर्नल फोर्स अगर हम लोग नहीं देंगे तो जो ऑब्जेक्ट या जो बॉडी स्टॉप होता है, क्यों होता है वो, बिकॉज ऑफ रेजिस्टिव और अपोजिंग फोर्सेस। ये किसने बोला, गैलीलियो ने। ये सब एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर बट रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में अगर मुझे वो जो रेजिस्टिव अपोजिंग फोर्स जो लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसकी वजह से मोशन रुक जा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी या पार्टिकल रुक जा रहे हैं, उसको मुझे रोकना नहीं है, उसको मुझे और बढ़ाना है। तो मैं क्या करूँगा, एडिशनल एक्सर फोर्स इज रिक्वायर्ड, एडिशनल फोर्स इज उसको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। ये है पूरा हम लोग का थ्योरी पार्ट। अब मैंने जो बताया था कि लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ेंगे, किसने बनाया लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने। तो 3 लॉ है जो बनाया उसने, वो तीनों लॉ हम लोग एक एक करके पढ़ते। आप लोगों को ये तीनों लॉ पूरे 11वीं 12वीं में और हमेशा ज़िंदगी में याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद करना रहेगा। ओके ठीक है हम लोग। सो पहला लॉ पढ़ता हूँ मैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन किसने बनाया, न्यूटन्स ने, ठीक है। ये पता होना चाहिए, लॉ ऑफ मोशन किसने बनाया, न्यूटन्स ने। उसका फर्स्ट लॉ क्या है, पढ़ता हूँ मैं, देखो एवरी इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेटेड मोशन अनलेस एंड अनटिल इट इज़ एक्ट अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट में आने के लिए कब वो आएगा, जब उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। या मैं दूसरे तरीके से समझाऊँ तो देखो, ऑब्जेक्ट को अगर मुझे कंटिन्यूस मोशन में रखना है, मोशन में अगर रखना है, तो मुझे एक्सटर्नल बोलो या अनबैलेंस फोर्स मुझे उसके ऊपर लगाना पड़ेगा, तभी वो कंटिन्यूस मोशन में रहेगा, ठीक है, समझा। ये सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ रेट ऑफ, देखो सेकेंड लॉ को समझने के लिए सिंपल फार्मूला याद रखो, F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। जैसे कि हम लोग ने देखे थे ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाय डी टी, और वेलोसिटी क्या होता है, डी एस बाय डी टी। वैसे ही F होता है, मतलब फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी। ये P क्या है, लीनियर मोमेंटम। क्या ये, लीनियर मोमेंटम। क्या ये, P लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, और ये टाइम, T क्या है, टाइम है, P क्या है, लीनियर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला क्या है, हम लोग ने 11वीं के फर्स्ट चैप्टर जो है ना, ठीक है, उसमें देखे थे, M इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोगों को याद ही होगा। तो सेम ये फॉर्मूले को उसने डेफिनेशन बना दिया है। देखो रेट ऑफ डी बाई डी टी आया तो क्या होगा, मतलब इसका रेट, डी बाई डी टी का मतलब क्या होता है, रेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, समझ में आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब डी पी और एफ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, आमने सामने। इन्वर्सली का मतलब क्या होता है, नीचे ऊपर नीचे। ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में रहेगा। तो एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी टी, लेकिन डी पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, या एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum of a rigid body is directly proportional to the applied force and take place in the direction of the applied force। सिंपल फॉर्मूला लिखो, ये लिखो, सेकेंड लॉ ख़त्म, ठीक है। ज़्यादातर ये डेफिनेशन आप लोगों को पूछता है। थर्ड लॉ क्या बोलता है, द टू एवरी एक्शन, ये तो सब लोगों को आई होप मालूम ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। टू एवरी एक्शन
देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो सामने वाला आप लोगों को मिठाई नहीं देगा, थप्पड़ ही देगा। ठीक है, उसका आपका डायरेक्शन, सपोज करो आपने थप्पड़ इसको ऐसा लगाया तो सामने वाला कैसे लगाएगा, ऐसा लगाएगा। ठीक है, अपोजिट मतलब कि जैसे आप जिस तेज से, जिस स्पीड से आपने उसको मारे वही स्पीड से वो आपको मारेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। देखो इसका डायरेक्शन कैसा था, ऐसा, और सामने वाले का डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऐसा। लेकिन फोर्स जो है इसका, जो तेज से मारा इसने भी तेज से मारा, स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। तो देखो, टू एवरी एक्शन या फोर्स बोलो, टू एवरी फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स या इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। अब यहाँ से हम लोग को क्या मालूम पड़ा, देखो फ्रॉम सेकेंड लॉ क्या बोला था, सेकेंड लॉ डी पी बाय डी टी। अब पी का क्या फॉर्मूला होता है, एम इंटू वी। एम क्या है, कॉन्स्टेंट है, एम क्या है, कॉन्स्टेंट है ना, एम को बाहर ले लो, क्या बचा, डी वी बाई डी टी। और डी वी बाई डी टी क्या होता है, बी मैंने बताया। डी वी बाई डी टी क्या होता है, ए होता है। तो डी वी बाई डी टी की जगह मैं क्या लिखूँ, ए लिख दिया। तो फादर इजिकल टू मदर, फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ये हम लोग को फर्स्ट चैप्टर। एफ इजिकल टू एम ए, कहाँ से आया ये, यहाँ से आया था, सेकेंड लॉ से आया था, समझ में आया। ओके, ठीक है। अगर मैं एफ को ज़ीरो दे दूँ, अगर सपोज करो फोर्स इज ज़ीरो, देन डी वी क्या हो जाएगा, वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। देखो इफ़ एफ इजिकल टू ज़ीरो, वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना बाबा वो। ठीक है, हैंस इफ़ देयर इज़ नो फोर्स, मतलब इसका मतलब क्या है कि इफ़ देयर इज़ नो फोर्स वेलोसिटी विल नॉट चेंज, वेलोसिटी विल नॉट चेंज, इसका मतलब ये है। ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ यही बोलता है ना, अभी समझा फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ अगर नहीं समझा था अभी समझा। क्या बोलता है फर्स्ट लॉ, अगर यहाँ पे फोर्स नहीं है तो वहाँ पे वेलोसिटी विल नॉट चेंज, वेलोसिटी मतलब चेंज मतलब स्पीड चेंज नहीं होगी। इफ़ देयर इज़ नो फोर्स वेलोसिटी विल नॉट चेंज, ये कौन बोला, फर्स्ट लॉ। तो हम लोग ने प्रूफ कर दिया फर्स्ट लॉ, समझ में आ रहा है। ओके सो गाइज इस चैप्टर में ज़्यादातर थोड़ा सा थ्योरी है पार्ट है, तो मैं थ्योरी पार्ट थोड़ा पढ़ लेता हूँ क्या दिया है। इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, इफ़ देयर इज़ नो फोर्स देयर इज़ नो वेलोसिटी चेंज। तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो हम लोग पढ़ लेते हैं, टेक्स्ट बुक में दिया था इसलिए मैंने लिख लिया। इट शोज एन इक्विवेलेंस बिटवीन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या है, इक्विवेलेंस बिटवीन करता है रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन के बीच में। ठीक है, पहला लॉ लाइन, एज अ बोथ नीड अ नेट अनबैलेंस फोर्स। दोनों को क्या चाहिए, अगर एट रेस्ट पे फिर भी उसको फोर्स चाहिए और यूनिफॉर्म मोशन में फिर भी उसको फोर्स चाहिए। टू चेंज द स्टेट, अगर स्टेट को चेंज करना है तो भी, और स्टेट को चेंज करना है तो फोर्स लगेगा। ठीक है, बोथ दीज आर रिफर टू एज स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ फर्स्ट, अगर पहला वो रेस्ट में है या मोशन में, फिर भी उसको स्टेट ऑफ मोशन ही बोलेंगे क्योंकि वहाँ पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन लाइज इन द चॉइस ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी समझाने बैठूंगा तो थोड़ा सा टाइम जाएगा, इसलिए मैं उसको आगे समझाऊंगा, आगे वाले पार्ट पे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सेकेंड क्या है इम्पोर्टेंस है, इट डिफाइंस फोर्स एज एन एंटिटी। मतलब फोर्स क्या है, एक एंटिटी मतलब आइडेंटिटी है दैट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ऑब्वियसली अब भी हम लोग देखें, अगर फोर्स ज़ीरो है तो वेलोसिटी विल नॉट चेंज, अगर फोर्स समथिंग है तो वेलोसिटी विल चेंज। तो वही फोर्स क्या है, एंटिटी बताता है, आइडेंटिटी करता है, आइडेंटिफाई बताता है हम लोगों को, एंटिटी दैट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, वेदर इट इज स्टेट एट रेस्ट वेदर इट इज इन मोशन। वो हम लोग को कौन बताता है, फोर्स बताता है। दैट इज फोर्स इज समथिंग दैट इनिशिएट्स अ मोशन और कंट्रोल्स अ मोशन। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंस समझा। थर्ड, it defines inertia as a fundamental property of every physical object by which the object resists any change in its state of motion. Inertia is measured as the mass of the object. Inertia क्या है, inertia is the mass. Mass क्या है, inertia is the
मास। वो क्या करता है, इट डिफाइन इनर्शिया, मतलब ये फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है, मास को डिफाइन करता है। हम लोग ने देखा ना अभी, डी पी अपॉन डी टी, फिर एम, फिर डी वी बाई डी टी, तो एम आया, तो एम आया मतलब इनर्शिया आया। इट डिफाइन इनर्शिया एज अ फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब के कॉन्स्ट, फंडामेंटल मतलब के इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। फर्स्ट चैप्टर याद ही होगा आप लोगों को। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंड लॉ, इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंड लॉ मोशन। सेकेंड लॉ में फर्स्ट क्या है, इट गिव्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ठीक है, वो तो हम लोग को मालूम ही है ना, फॉर्मुलेशन देता ना, एफ इजिकल टू डी पी बाय डी टी, हम लोग पढ़े अभी फॉर्मूला देखे, ठीक है। इट गिव्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन फॉर क्वांटिटी मेजर ऑफ फोर्स एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो वो तो हम लोग को मालूम ही है। सेकेंड, इट डिफाइंस मोमेंटम, मोमेंटम हम लोग को बताता है वो एम इन टू वी इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी एज द फंडामेंटल क्वांटिटी रिलेटेड टू मोशन, ठीक है। थर्ड क्या है, एरिस्टोटल फॉलिसी इज ओवरकम बाय कंसिडरिंग रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, रिजल्टिंग एरिस्टोटल फॉलिसी हम लोग को रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स नहीं बताया था, ठीक है, तो वो किसने बताया, गैलीलियो ने बताया, ठीक है, उसने न्यूटन्स ने बताया, ठीक है। इस ओवरकम बाय कंसिडरिंग रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स। नाउ अब हम लोग फर्स्ट का देख लिए, सेकंड का इंपॉर्टेंस देख लिया, अब हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड का भी देखेंगे, वरना थर्ड वाला बुरा मान जाएगा, है ना। तो इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड में दो ये खाली, इट डिफाइंस एक्शन एंड रिएक्शन, हाँ वो तो हम लोग को मालूम है, अगर कोई थप्पड़ मारेगा तो दूसरा भी थप्पड़ ही मारेगा, रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इट डिफाइंस एक्शन एंड रिएक्शन एज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, मतलब सपोज करो अगर सामने वाले ने 5 न्यूटन से फोर्स मारा, फिर आपने 5 न्यूटन दिया, वहाँ से भी 5 न्यूटन आएगा, लेकिन कैसे आएगा, रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, मतलब कि इक्वल ही रहेगा, 5 ही रहेगा, लेकिन इक्वल अप डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। तो देखो, इट डिफाइंस एक्शन एंड रिएक्शन एज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, सेम लाइन में रहेगा, लेकिन इक्वल भी रहेगा, लेकिन अपोजिट फोर्स में रहेगा। अगर एक फोर्स ऐसा है तो दूसरा फोर्स ऐसा ही रहेगा, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये भी बता दिया हम लोगों ने, किसने, कौन बताया, ये थर्ड लॉ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस कुछ दिया है, मतलब इफेक्ट दिया है, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या है, इफेक्ट है, ठीक है, वो कुछ दिया, वो हम लोग रीड कर लेते हैं। एक्शन फोर्स मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी एक्स, मतलब एक्स की वजह से जो फोर्स निकल रहा है ऑन बॉडी वाई, मतलब फोर्स किसका है, वाई का ही है, लेकिन किसकी वजह से निकल रहा है, एक्स का। तो उसको कैसे रिटर्न करेंगे, एफ वाई एक्स, वाई एक्स को कैसे लिखेंगे, सफिक्स में नीचे, समझ में आया। फोर्स ऑन बॉडी वाई, मतलब फोर्स किसका है, वाई का ही है, तो इसलिए एफ वाई लिखा। एक्स क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एक्सर्टेड बाय अ बॉडी एक्स, एक्स की वजह से हो रहा है, इसलिए एफ वाई एक्स। फिर इसका अपोजिट कर दो, बॉडी वाई एक्सर्ट रिएक्शन फोर्स, तो एफ एक्स एक्स हो जाएगा ऑन बॉडी एक्स। अगर फोर्स इन बॉडी एक्स क्या हो जाएगा, इधर एफ वाई एक्स था ना, क्योंकि फोर्स बॉडी के ऊपर, बॉडी वाई के ऊपर कौन सा फोर्स था, इसलिए एफ वाई। वैसे ही बॉडी एक्स के ऊपर फोर्स आया तो एफ एक्स लिख दिया, किसकी वजह से आया, वाई की वजह से, इसलिए लिखा एफ एक्स वाई। तो दोनों ये कैसे रहेंगे, ये फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स है, समझ में आ रहा है, ये फोर्स है, ये कैसे है, रिएक्शन फोर्स, तो ये इक्वल तो रहेंगे लेकिन अपोजिट रहेंगे। तो फोर्सेस एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन देयर डायरेक्शन। समझा इसका कॉन्सिक्वेंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो इस वीडियो का हम लोग का लास्ट टॉपिक है ये, जिसका नाम है नॉन इनर्शिया फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। देखो, इनर्शिया एंड नॉन इनर्शिया ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है क्या। तो देखो यहाँ पे any frame of reference in which Newton's first law of motion is applicable is the simplest understanding of an inertia frame of reference। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या मालूम करना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है क्या।
तो देखो अगर सपोज़ करो देखो यहाँ पे स्टेशन है, ठीक है, यहाँ पे स्टेशन है। अब यहाँ से ट्रेन आ रही है, कहाँ से, यहाँ से, जो मेरा हाथ दिख रहा है ना, ये स्टेशन है, यहाँ से ट्रेन आ रही है। तो यहाँ से ऐसे ट्रेन आ रही है, ठीक है, यहाँ से ऐसे ट्रेन फास्ट जा रही है, ठीक है, स्लो नहीं आ रही है, फास्ट ही जा रही है। बट अगर फास्ट जाऊँगा तो थोड़ा बहुत आगे चले जाऊँगा, इसलिए मैं थोड़ा यहीं पे हूँ, ठीक है। स्टेशन है, ट्रेन आ रही है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म पे जो लोग खड़े ना, उन लोग को लगेगा ट्रेन क्या आ रही है, आ रही है, ठीक है। लेकिन जो ट्रेन के अंदर बैठे, जो बैठे ना ट्रेन के अंदर जो बैठे, वो लोगों को क्या लगेगा कि प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है। समझ में आ रहा है? जो प्लेटफॉर्म पे लोग खड़े हैं ट्रेन की वजह से, ट्रेन के लिए, तो वो लोग को क्या लग रहा है कि ट्रेन जा रही है, ऐसा आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है, और ऑब्वियसली आगे ही जा रही है वो ट्रेन, ठीक है। लेकिन जो ट्रेन के अंदर बैठे वो लोग को क्या लगेगा कि ट्रेन जो है, प्लेटफॉर्म जो है, ट्रेन नहीं आ गया, ट्रेन अपनी जगह पे खड़ी है, प्लेटफॉर्म जो है वो पीछे जा रहा है। ये कभी आप लोगों ने जब गाँव कभी जाते होंगे ना, तो आप लोग रियलाइज़ करे होंगे कि ट्रेन चल रही होती ना, तो प्लेटफॉर्म हम लोग प्लेटफॉर्म अगर आप लोग देखेंगे ना ट्रेन के अंदर से, तो ऐसा लगेगा कि प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है, जबकि ट्रेन आगे चल रही होती है। लेकिन हम लोग को क्या लगता है, प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है। तो ये इसी को क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कि जो प्लेटफॉर्म पे लोग खड़े, उनका रेफरेंस कौन है, ट्रेन, और ट्रेन में जो बैठे हैं उनका रेफरेंस कौन है, प्लेटफॉर्म। समझ में आ रहा है? जो प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, जो लोग स्टेशन पे खड़े हैं, वो लोग का रेफरेंस कौन है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन है। लेकिन ट्रेन के अंदर जो बैठे लोग, वो लोग का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, प्लेटफॉर्म। समझ में आया? ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो समझा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे इनर्शिया, नॉन इनर्शिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो समझ में आ गया आप लोगों को क्या है। तो देखो, एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल इज द सिंपलेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखो, इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जिसमें एप्लीकेबल है, उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, इफ देयर इज नो फोर्स देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आया? एंड इफ देयर इज फोर्स देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, समझाया भी है, टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ मैंने वही लिखा हूँ। ठीक है, इट मीन्स इफ देयर इज नो नेट फोर्स देयर इज नो एक्सेलरेशन। Thus, in an inertia frame, a body will move with constant velocity if there is no net force acting upon it. इसको क्या बोलते हैं, inertia frame of reference। क्या होता है इसके अंदर, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल हो, इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है वो भी आप लोगों को मालूम है, नहीं मालूम तो बता देता हूँ। इफ़ देयर इज नो फोर्स देयर इज नो एक्सीलरेशन देयर इज नो वेलोसिटी एंड देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। सिंपल। अब हम लोग देखेंगे नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन द एब्सेंस ऑफ एन नेट फोर्स, मतलब के नेट फोर्स के एब्सेंट में, इफ एन ऑब्जेक्ट सफर्स एन एक्सीलरेशन, मतलब कि अब नेट फोर्स नहीं है, ठीक है, फोर्स नहीं है लेकिन फिर भी एक्सीलरेशन हो रहा है, that frame of reference is not as inertia frame and is called as non inertia frame of reference। समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। देखो, फोर्स नहीं है, नेट फोर्स इज नॉट द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स, लेकिन फिर भी एक्सीलरेशन हो रहा है। नेट फोर्स नहीं है फिर भी एक्सीलरेशन हो रहा है, तो वो कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहले वाले में क्या था, फ्रेम ऑफ इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, क्या बोलता है, नो फोर्स नो वेलोसिटी चेंज नो एक्सीलरेशन। बट इन नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हो रहा है, एब्सेंस ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स एब्सेंस है लेकिन फिर भी एक्सीलरेशन हो रहा है। ऐसी जगह ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो आई होप जो भी मैंने इस वीडियो में पढ़ा वो आप लोगों को समझा हो, एंड अगर समझा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने जो लोग पुराने हैं वो लोग अपने रिलेटिव में शेयर कीजिएगा। एंड जो भी आप लोगों को सजेशन अगर देना हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।